हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीके मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक चैप्टर की भी शुरुआती करने जा रहे हैं। अगर आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको बहुत ही अधिक मार्क्स में पूछे जाने वाले एक टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूं और मैं शुरुआती से स्टार्ट करूंगा। अगर आप भी इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बना रहे और साथ में हर एक लेक्चर को भी साथ ही देखा करें। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, वो चैप्टर आपको बता दूं सबसे पहले कि वो चैप्टर आपका कैलकुलस है। हाँ जी, कैलकुलस। आपको पता भी होगा कि कैलकुलस से सबसे अधिक लगभग हर एक मार्क्स में लगभग 50% तक के क्वेश्चन कैलकुलस से पूछे जाते हैं और उसका चैप्टर भी बहुत वाइड होता है, बहुत सारा उसमें इंक्लूड होते हैं। तो चलिए हम सारे टॉपिक को डिटेल से करते चलेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी करते चलेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म को करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलस में सबसे पहले है लिमिट स्टार्ट होता है। लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझते हैं। इसका हिंदी होता है अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य नाम से यह स्पष्ट है। इनडिटर, जिसका इनडिटरमिनेट मतलब जिसका डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसका निर्धारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपके मुताबिक कभी कभी क्या होते हैं कि गणितीय रूल के मुताबिक एक ही चीज का एक से अधिक आंसर आ जाते हैं और दोनों आंसर रूल को फॉलो ही करते हैं, तो हम बाधित हो जाते हैं कि कौन से इसको वैल्यू को लो, ठीक है ना। तो चलिए पहले जैसे ले लेते हैं, हम आपको बता दें कि 0/5 का वैल्यू पूछे तो आपको पता है कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में यानी अंश में 0 हो और हर में यानी डिनोमिनेटर में कोई भी नन 0 हो, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के हो, यानी ऊपर वाला 0 हो तो वैल्यू इसका 0 आता है। कब? जब अंश का विचार करते हैं तो ना। अगर ठीक उसी तरह से ऊपर कोई अंक दे दे, सपोज कर लीजिए 5 है और नीचे अगर 0 दे दे तो इसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ये आप भली भांति आप लोग जानते हैं ना। क्या जानते हैं कि अगर अंश में 0 हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और अगर हर में 0 हो और ऊपर कोई फाइनाइट अंक हो, ठीक है ना, तो क्या उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। क्या याद रखना है? अंश 0 तो वैल्यू 0, हर 0 तो वैल्यू इन्फिनिटी, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको अब इसी पर आपको बता देना है कि 0/0 रहे तब आप क्या करेंगे। भाई साहब हम आपको एक फॉर्म दिया 0/0, ठीक है, और इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ अगर ऊपर वाला पे 0 कर दे अंश पे, तो अंश में 0 है, तभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े कि जब अंश में 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब अगर ऊपर का 0 पर हम विचार करें तो वैल्यू क्या आ रहा है? 0। कब? अंश का विचार करने पर। कब 0 आ रहा है? अंश का विचार करने पर। ठीक उसी तरह अगर नीचे वाला पर विचार करें, किस पर? हर पर, यानी जब हर का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में आप अभी ऊपर पढ़े क्या कि इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी भी इसका हो सकता है। कब? जब हम हर का विचार करें तो, हर का विचार करने पर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि एक ही वैल्यू जो दोनों रूल को फॉलो करता है। जैसे पहला रूल हमने देखा कि अगर अंश में 0 हो तो वैल्यू 0, तो ऊपर का 0 यानी अंश वाला पर विचार करेंगे तो 0 आएगा और हर वाला पर विचार करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये दोनों बात सही भी है, क्योंकि अभी हम पढ़े कि जब अंश में 0 तो 0, हर में वैल्यू 0 तो इन्फिनिटी। तो यहाँ देखिए 0/0 का अब दो रूप आ रहे हैं। क्या? एक तो आंसर तो आपको 0 आ रहा है और एक दूसरा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, और दोनों ही आपका गणितीय रूल के मुताबिक सही है। तो आप हम यहाँ पर क्या हुए कि दुविधा में पड़ गए कि हम कौन सा ले, 0 ले कि इन्फिनिटी ले, ठीक है ना। और यूनिक लेना है। यूनिक मतलब अद्वितीय आंसर एक ही होना चाहिए। किसी भी चीज का आंसर यूनिक होता है गणित में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखें कि खासकर यहाँ पर जो हम यूनिक लेना है, ठीक है ना, तो क्या देखिए यहाँ यूनिक तो नहीं आ रहा है। क्या देखे? यूनिक नहीं आ रहा है। मतलब ये हम दोनों यूनिक चूज करने के लिए अब हम खुद दुविधा में पड़ गए कि दोनों में से कौन सा वैल्यू इसका ले। क्या देखे हमने कि तो यानी इसका निर्धारण करना मुश्किल हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग इसको अनिर्धार्य रूप कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या मिल गया हमें? पहला जो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया वो 0/0
0 मिल गया। फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या मिल गया? 0/0। इसी तरह के कुछ और भी फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे अगर आपको दे दे कि इन्फिनिटी/इन्फिनिटी पूछे, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तो ये भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि आपको मालूम है जब ऊपर इन्फिनिटी रहे तो वैल्यू इन्फिनिटी होता है और नीचे इन्फिनिटी रहे तो वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका भी दो रूप आ जाएंगे। तो ये भी आपका क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर तीसरा लेंगे, ठीक है ना, जैसे इसको हम डिटेल किया उसी तरह से आप सबको जब डिटेल करेंगे तो देखिएगा दो रूप आने वाला है। यहाँ जो हम कुछ लिख रहे हैं वो सब में क्या देखेंगे? दो रूप आने वाला है। जैसे अगर हम 0 गुने इन्फिनिटी का विचार करें तो आपको मालूम है कि अगर 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0, तो अगर ये पहला 0 पर विचार करें तो ये पूरा का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक उसी तरह से किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मतलब इधर वाला पर विचार करें, इस इन्फिनिटी पे विचार करें तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, और इस 0 पर विचार करेंगे तो ये पूरा का वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ भी दो रूप आ रहा है ना, इसीलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गए, ठीक है ना। चलिए अब हम चौथा इंडिटरमिनेट फॉर्म को देख लेते हैं। 1 के पावर इन्फिनिटी ले लेते हैं, 1 के पावर इन्फिनिटी ले लेते हैं। जैसे देखिए आप 1 के पावर कितनों कीजिए, क्या होता है? 1 होता है। 1 के पावर 2 1, 1 के पावर 3 1, 1 के पावर 4 1। यानी जब हम आधार पर विचार करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आने वाला है। दूसरी बात, अगर पावर में इन्फिनिटी रहे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 2 के पावर इन्फिनिटी कीजिए, इन्फिनिटी। 3 के पावर इन्फिनिटी कीजिए, इन्फिनिटी। तो क्या देखा हमने कि जब पावर पर विचार करेंगे तो इन्फिनिटी, आधार पर विचार करेंगे तो वैल्यू 1। दो रूप आ रहे हैं ना, मतलब ये भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। पांचवा हम देख लेते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि आप कहिएगा सर इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाते हैं तो इन्फिनिटी ही होता है। एक आंसर तो अगर पहला इन्फिनिटी पर विचार करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि सेम संख्या में से सेम को घटाते हैं तो क्या आता है? 0। मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 भी आना चाहिए। तो यहाँ दुविधा में पड़ गए ना कि अगर फर्स्ट पे विचार करते हैं इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाइए तो इन्फिनिटी हो जाता है। दूसरा तरह से अगर सोचे कि अगर सेम में से सेम को घटाया जाए तो 0 हो जाता है। तो दो रूप आ गया। चलिए उसी तरह से हम छठा देख लेते हैं, 0 के पावर 0, 0 के पावर 0। तो देखिए आधार पर विचार कीजिएगा, मतलब 0 को कितने बार भी गुना कीजिए, कितना भी पावर दे दीजिए 0 ही रहता है। दूसरी बात, एक बात और पढ़े होइएगा कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे अगर पावर पर विचार कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे जगह कुछ भी रहे, ठीक है ना। कुछ भी रहे, जैसे x के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। तो उसी तरह यानी पावर 0 रहने पर वैल्यू 1 आ जाता है। यानी पावर का विचार करेंगे तो 1, आधार का विचार करेंगे तो आधार में 0 है, मतलब 0 के पावर कुछ भी कीजिए, 0 के पावर 10, मतलब 0 को 10 बार गुना कीजिए 0 ही आएगा। तो आधार पर विचार करने पर 0 आ रहा है, पावर वाला 0 पर विचार करने पे 1 आ रहा है। तो ये भी दुविधा में पड़ गए हम, यानी अनिर्धारित रूप है, ठीक है ना। और सातवां हो जाता है आपका इन्फिनिटी के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0, क्योंकि इन्फिनिटी के पावर कुछ भी कीजिए इन्फिनिटी होता है। और एक यही ठीक वही बोला कि अगर पावर 0 हो तो वैल्यू 1, यानी ये भी क्या हो गया? दुविधा वाला रूप हो गया ना। तो इस तरह से टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म हुए, यानी हमारे पास टोटल कितने अनिर्धारित रूप हो गए? 7 हो गए, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म का हमने कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया बहुत ही आसानी से, और आपको लगता होगा कि बहुत ही आसानी है भी, बिल्कुल है, घबराइए नहीं। हम इसी तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक को डील करते चले जाएंगे। फिलहाल इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्या मतलब है कि जिसका निर्धारण स्पष्ट नहीं कर सके, हिंदी में भी वही नाम है, अनिर्धारित रूप। अ मतलब नहीं, निर्धारित मतलब निर्धारण करने योग्य रूप, यानी जो निर्धारण करने योग्य न हो वैसे सारे रूप को क्या कहते हैं? अनिर्धारित रूप कहते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। यानी उसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग आएंगे, जैसे आंसर कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, मतलब रूल बदलने पर एक ही चीज का वैल्यू बदलते जाएंगे।
जब आप रूल बदलेंगे तो उसका वैल्यू भी बदल जाता है। लेकिन गणित का क्या रूल है कि आप किसी भी रूल से क्वेश्चंस को बनाइए, आंसर तो एक ही आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ क्या रहा है, रूल बदल रहे हैं, आंसर भी बदल रहा है, तो इसीलिए क्या हो गए, ये अनिर्धारित रूप हो गए। ठीक है ना। तो आपको बड़ी अच्छा से अब ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बाद अब हम लोग करते हैं कुछ मीनिंग है टेंस टू या अप्रोच टू का, जो कैलकुलस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए इसको बढ़िया से कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टेंस टू का क्या मतलब होता है। टेंस टू, या इसी को हम लोग कभी कभी अप्रोचेस टू भी कहते हैं। टेंस टू का क्या मतलब, सिंबल ऐसा होगा तीर की तरह दिया हुआ रहेगा। टेंस टू मतलब तीर की तरह दिया हुआ रहेगा, तो इसको आपको पढ़ना है टेंस टू या अप्रोचेस टू। टेंस टू या अप्रोचेस टू। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका वैल्यू दे दिया x टेंस टू 2, आपका वैल्यू क्या दे दिया, x टेंस टू 2 या 1, कोई भी एक अंक दे देगा, चलिए 1 ही दे दिया। तो चलिए अब इसका वैल्यू हम समझते हैं, x टेंस टू 1 का क्या मतलब है। क्या आपका ये मतलब है क्या x बराबर 1, टेंस टू का मतलब x बराबर, x टेंस टू 1 का मतलब x बराबर 1, क्या यही मतलब है? नहीं, आप बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपका ये सोच है तो आप बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना। आप x टेंस टू 1 का मतलब x बराबर 1 कभी भी ना लगाएं। ठीक है ना। चलिए हम आपको अब बताते हैं x टेंस टू का क्या मतलब होता है। चलिए सपोज कीजिए एक ये संख्या रेखा है, रियल लाइन है ना। रियल लाइन पर आपको मालूम है कहीं 0 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, इस तरह से इधर -1 आप लेते हैं ना। तो x टेंस टू 1 का मतलब है, चलिए 1 पर है तो 1 वाला को थोड़ा हम बड़ा कर दिए ताकि आपको दिखाई दे। x टेंस टू 1 का मतलब है कि x का वैल्यू मान लेते इधर से बढ़ते जाइए, किधर की ओर जाइए, 1 की तरफ जाइए। 1 नहीं, 1 से कम ही लेना है, पूरा एग्जैक्ट 1 नहीं लेना है। x टेंस टू 1 का मतलब x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, बल्कि x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम, मतलब लेफ्ट साइड से शुरू हुआ और 1 की तरफ जा रहा हो। ये क्या दर्शाता है, x का मान लेफ्ट से शुरू हुआ और 1 की तरफ जा रहा है, या फिर राइट साइड से शुरू हुआ और 1 की तरफ जा रहा है। x टेंस टू का क्या मतलब हो गया कि x का जो मान है वह 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है। पॉइंट 1 पर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, न कि x टेंस टू 1 का मतलब x का मान ही 1 है। तो कंसेप्ट पहले बढ़िया से कर लीजिए। x टेंस टू 1 का क्या मतलब है कि x का मान पॉइंट 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ से चला और 1 की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, x को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, 1 को, सॉरी, x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, मतलब 1 को निकट पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, चाहे राइट से लेफ्ट की, दोनों तरफ का ये सेंस हो सकता है। ठीक है ना। तो x टेंस टू 1 का क्या मीनिंग मिल गया आपको कि x का वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू 1 या x टेंस टू 1। टेंस टू का भी मतलब वही है, अग्रसर होना, 1 की तरफ जाना। ठीक है ना। तो यहाँ x टेंस टू 1 का क्या मीनिंग मिल गया कि x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा हो, यानी लेफ्ट से 1 की तरफ जाए या फिर राइट से 1 की तरफ आए। दो सेंस है क्या कि x का वैल्यू लेफ्ट साइड से शुरू होकर के 1 की तरफ जाए या राइट साइड से शुरू होकर के 1 की तरफ आए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं अब टेंस टू का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि x टेंस टू जो भी रहे उसका मतलब इक्वल नहीं समझना है, बराबर नहीं समझना है, बल्कि उसका एक ही मीनिंग होता है। x टेंस टू 1 का मतलब x का जो मान है वह 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब 1 पॉइंट 1 पर पहुंच रहा है, न कि x का वैल्यू 1 पर पहुंच गया, बल्कि 1 पर पहुंच रहा है, बस थोड़ा सा का अंतर है। ये मत समझिएगा कि यहाँ ही है,
यानी हम तीर दर्शा दिए, ये समझना है कि x का वैल्यू 1 के काफी निकट में ही है, मतलब 1 पर पहुंचने वाला है, बस अब थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, मतलब इतना समझिए। यानी x का जो वैल्यू है वह 1 पर अप्रोच करने वाला है, मतलब उस पर जस्ट अब पहुंचने वाला है, उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है और बहुत ज्यादा आगे भी नहीं है। ये मत समझिएगा कि क्या सर 2 से आ सकता है, हम कहते आ तो कहीं से सकता है, लेकिन वो अभी टेंस टू 1 है, इसका मतलब 1 के काफी निकट आ चुका है। x टेंस टू 1 का क्या मतलब है, जो x जो है, जो उसका x का जो मान है वह 0.1 के काफी करीब आ चुका है, चाहे वो राइट साइड से आए या फिर लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप टेंस टू का मीनिंग समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, टेंस टू का जब आपने मीनिंग समझा तो इस पर हम आपको एक सवाल पूछ लेते हैं, टेंस टू पे ही आधारित है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप जवाब दे पाए। तो चलिए हम देखते हैं, अब आपके सामने 3 चीजें हैं, ठीक है ना। आपका है एक 5 प्लस 0 और 5 माइनस 0, क्या इसका आंसर क्या है? सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये 5 तो 5 है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो भी 5 हो गया, 5 में से 0 घटाएंगे तो भी 5 होगा। हम कहेंगे आप बिल्कुल गलत हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 0 यानी 0 भले ही 0 है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 प्लस 0 का मतलब है कि 5 से कुछ तो वैल्यू आगे बढ़ रहा है, प्लस है मतलब 5 के राइट साइड है। चलिए अभी संख्या रेखा पर हम क्या कर देते हैं, आपको 5 लेकर के दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, 0.5 ले लेते हैं, इधर 4 होगा 3 इस तरह से। चलिए हमको 5 की जरूरत है, केवल 5 है। तो 5 प्लस 0 का मतलब हो गया कि 5 से राइट साइड की तरफ टेंडेंसी है, 5 से राइट साइड की तरफ टेंडेंसी है। अब माइनस 0 है का मतलब 5 से लेफ्ट साइड की तरफ टेंडेंसी है, और सिर्फ 5 का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, यानी यही लाइन हो गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू 5 हो गया। फिर से समझ लीजिए, ये तीनों 3 बातें हैं, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये चलिए विदिन 10 तक आपका सही है कि चलो भाई तीनों का वैल्यू एक ही होता है, 5 प्लस 0 5 माइनस 0, ये तीनों एक ही बात है। लेकिन कहाँ तक, विदिन 10 तक। अगर आप 10 से ऊपर तक है तब इसका वैल्यू बदल रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाएंगे उसके बारीकी पर ध्यान देना पड़ता है, और वही बारीकी को हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, मतलब उसको विस्तारित करते चले जाएंगे, और उसमें से एक छोटी छोटी बातों में से एक बड़ा बड़ा चीज हम उसमें से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अभी तो आप टेस्ट करके आए होंगे, तो क्या देखते हैं कि कहेंगे सर तीनों तो अभी तक हमने बराबर ही पढ़ा है। ठीक है, आप बिल्कुल बराबर पढ़े हैं, लेकिन अब जो है तो इन तीनों का वैल्यू क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। यहाँ कैलकुलस में क्या करते हैं हम लोग कि 5 का मतलब तो एग्जैक्ट वैल्यू 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस 0 का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं, बल्कि 5 के निकट आ चुका है, मतलब 5 प्लस 0 प्लस का है मतलब राइट साइड उसका टेंडेंसी है। समझिए ना, 0 का मतलब अगर मान लेते हैं कि हम 0 के काफी करीब वाला वैल्यू ले लेते हैं, काफी 0.00001, तो है तो लगभग 0, लेकिन क्या 5 में जोड़िएगा तो थोड़ा तो बढ़ेगा। मतलब इतना ही समझ लीजिए कि 0 को जब भी हम 5 में जोड़ेंगे तो भले ही उसका वैल्यू फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको 5 को तो जरूर राइट साइड की थोड़ा सा बढ़ाने का तो प्रयास करेगा। जब भी कोई संख्या है तो किसी संख्या में जब किसी को जोड़ते हैं तो उसको क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ाता है। तो यहाँ भी ठीक उसी तरह से 0 है, तो 0 क्या करेगा, जब हम जोड़ेंगे तो भले ही उसके वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको वैल्यू को तो थोड़ा सा इंक्रीज करने का प्रयास करेगा ना। तो वही बात यहाँ भी है। 5 प्लस 0 का क्या मीनिंग हो गया कि ये 5 का जो है यह टेंडेंसी टुवार्ड्स राइट साइड ऑफ 5। 5 प्लस 0 क्या दिखाता है कि 5 के राइट साइड उसका टेंडेंसी है, भले उसका वैल्यू 5 पर ही है, 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ा, एकदम खिंचाव है, मतलब समझिए ना कि 5 से खिंचाव है राइट साइड की तरफ, भले ही वैल्यू वही है लेकिन उसका खिंचाव राइट साइड की तरफ जा रहा है। 5 माइनस 0 कहेंगे मतलब लेफ्ट साइड की तरफ इसका खिंचाव है, मतलब टेंडेंसी टुवार्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ 5,
उम्मीद करते हैं तीनों आपका कंसेप्ट, ये 5 का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5 है। 5 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5 है। 5 + 0 है, मतलब इसको अब हम 5 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंडेंसी टुवार्ड्स, प्लस है तो राइट, याद रखिएगा, प्लस में राइट और माइनस में लेफ्ट, टेंडेंसी टुवार्ड्स राइट साइड ऑफ 5। अब 5 - 0 का मतलब हो गया टेंडेंसी टुवार्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ 5। तीनों का मीनिंग समझ गया। जब भी प्लस में रहे, भले ही वो 0 ही क्यों न रहे, लेकिन राइट साइड की तरफ उसका टेंडेंसी हो जाएगा, और माइनस में रहे, भले ही 0 ही माइनस में क्यों ना हो, लेकिन उसका टेंडेंसी जो होगा सो वह लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको आप क्या लिखेंगे, इसमें तो आप x = 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन इसमें x बराबर आप 5 नहीं लिखेंगे, x टेंड्स टू 5 लिखेंगे, ये दोनों केस में। अब टेंड्स टू का मीनिंग आप समझ गए होंगे, क्या कि x टेंड्स टू 5 का मतलब है कि ये x का जो टेंडेंसी है वह 5 की तरफ होगा, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे लेफ्ट साइड का हो, एग्जैक्ट वैल्यू में होगा, ठीक है ना। तो अगर 5 का आ जाए मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू है, और x टेंड्स टू 5 का मतलब है कि x का जो टेंडेंसी है वह 5 की तरफ राइट साइड में है। सॉरी, दोनों हो सकता है, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों में टेंड्स टू का यूज होता है। टेंड्स टू में दोनों सेंस आते हैं, टेंडेंसी टुवार्ड्स राइट साइड भी और टेंडेंसी टुवार्ड्स लेफ्ट साइड भी, दोनों सेंस को मिल करके हम लोग x टेंड्स टू 5 कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप टेंड्स टू का मीनिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लिमिट का कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। घबराइएगा नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको इतना अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है इस वीडियो में कि हर एक चीज को आप अभी ही देखे होंगे कि क्या ये सब हम अभी तक तो कुछ ये सब पढ़े ही नहीं थे, जबकि एक ही बात है, सर क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज है, इसको बढ़िया से जितना गौर से पढ़िएगा ना उतना मजा भी आने वाला है, इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बशर्ते इसको सावधानी पूर्वक ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही देख लीजिएगा तो इसका कोई मजा आने वाला नहीं है, और जितना गौर से देखिएगा, जितना गौर से इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यकीन मानिए। देखिए ना, अभी अब लिमिट को भी समझाते हैं, आप टेंस टू का तो मीनिंग समझ गए होंगे, है ना। अब हम आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, और देखिएगा कहिएगा क्या लिमिट ऐसे ही होता है क्या, बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको अब लिमिट का कंसेप्ट समझाते हैं। चलिए, लिमिट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। चलिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक फंक्शन है f(x) बराबर, चलिए सपोज करते हैं x² - 1 बटे x - 1 है। आपका एक फंक्शन गिवन है, क्या है, f(x), एक एग्जांपल के द्वारा पहले हम समझ रहे हैं, फिर इसका हम आएंगे लिमिट के कंसेप्ट पर। इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया, f(x) बराबर x² - 1 बटे x - 1, ठीक है। अब आपको हम कहते हैं कि आप बताइए x बराबर 0 पर f(x) का वैल्यू क्या होगा, यानी जब x बराबर 0 होगा तो f(x) का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। कहेंगे सर आप x के जगह पर 0 डाल दीजिए ना, 0 डालिएगा तो 0 का स्क्वायर और -1 बटे x के जगह पर 0 - 1, सॉरी 0 पर नहीं 1 पे आप निकालो, क्या किस पे निकालो, 1 पे निकालो। आपको f(x) का वैल्यू हम 1 पे दे रहे हैं निकालने के लिए, हम आपको एक चीज दर्शाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप अभी चलिए 1 पे ही चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पे चेक कीजिए, तो कहेंगे सर x की जगह पर 1 डाल दीजिए, तो 1² - 1 बटे x की जगह पर 1 और -1, तो आप कहेंगे सर एक का स्क्वायर भी 1 होता है, एक में से एक गया तो 0 और एक में से एक गया 0। और सर अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ा है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है,
थोड़ी देर पहले पढ़े हैं ना, क्योंकि ऊपर का विचार कीजिएगा तो 0, नीचे वाला का विचार कीजिएगा 0, और 0/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। जीरो बाई जीरो क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब मीनिंगलेस है, मतलब ये मीनिंगलेस हो गया। 0/0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो सर x बराबर 1 पर इसका कहाँ कोई वैल्यू है? हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है x बराबर 1 पर परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अर्थ ही नहीं आया ना। क्या देखे आप कि जब x का वैल्यू हम 1 डाले fx में, तो क्या देख रहे हैं कि वो मीनिंगलेस आ गया, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया 0/0, मतलब जो है सो fx जो है सो x बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो अब फिक्स होके चला गया कि fx जो फंक्शन है वो परिभाषित कब होगा, जब x का वैल्यू 1 को छोड़ के होगा तब। क्लियर हो गया होगा, यानी ये कब होगा, जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा तब। काट देते हैं नहीं इसीलिए। चलिए, तो इतना बात तो हमें क्लियर मिल गया कि x का वैल्यू 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 देने पर क्या आ गया है, ये डिफाइंड नहीं है। fx जो है तो x बराबर 1 पर डिफाइंड नहीं है, मतलब fx जो होगा सो यह परिभाषित होगा कब, 1 को छोड़ करके। पॉइंट 1 पर छोड़ करके सारे जगह वो परिभाषित है, सिर्फ 1 पर परिभाषित नहीं है। हम कहेंगे बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि x बराबर 1 को, इसको थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करते हैं। क्या, चलिए तो fx बराबर लाते हैं। देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस 1 को तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बटे में x माइनस 1, कहेंगे सर बिल्कुल सही। यहाँ पर सर अब a² माइनस b² आ गया ना, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी x प्लस 1 इंटू a माइनस b, मतलब x माइनस 1। अब बटा में नीचे x माइनस 1। क्या यही ना आप भी सोच रहे हैं, a² माइनस b² होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1 है, डाल दिया। अब कहेगा सर x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कट गया, यानी फाइनली हमको x प्लस 1 आ गया। हम कहे हाँ बिल्कुल आप सही ही सोच रहे हैं, fx का वैल्यू अब क्या आ गया, x प्लस 1। लेकिन कब, ध्यान रहे यहाँ x जो है सो 1 पर नहीं है परिभाषित। ये मत समझिएगा कि कहिएगा सर अब तो x का वैल्यू हमें यहाँ 1 डालेंगे तो 1 2 आ रहा है, कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहाँ शुरुआती जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर गौर कीजिए, वो x पर परिभाषित ही नहीं था, मतलब यहाँ भी हमको वही लेके चलना है कि यह x पर परिभाषित नहीं है। तो क्या मिल गया कि fx का वैल्यू जो है सो फाइनली हमें x प्लस 1 आ गया। क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, लेकिन x का वैल्यू 1 को छोड़ करके। तो ऐसा करते हैं, 1 तो एग्जैक्ट लेना नहीं है, तो 1 से हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, जो सेंस आपका क्या बताया, टेंस टू का ना। तो चलिए अब हम x टेंस टू 1 पे विचार करते हैं। x टेंस टू 1 पे, x बराबर 1 पे तो ये फेल है, x बराबर 1 पे ही फेल है, fx परिभाषित ही नहीं हुआ था। तो अब हम क्या करते हैं, x टेंस टू 1 पर इसका विचार करते हैं, ठीक है ना। x टेंस टू 1, एक काम करें, फाइनल fx का वैल्यू हमें क्या आ चुका है, x प्लस 1। चलिए हम फिर से लिख देते हैं। क्या, चलिए fx का जो वैल्यू आ चुका है हमें फाइनली x प्लस 1 आ चुका है, और यहाँ x बराबर 1 पे मीनिंगलेस था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, x टेंस टू 1 पर ले लेते हैं, x टेंस टू 1 पर लेते हैं। चलिए संख्या रेखा है आपका, ठीक है, तो x बराबर 1 है। तब टेंस टू 1 का क्या मतलब है, जिसके लेफ्ट साइड से ले लेते हैं, 1 की तरफ तो बढ़ाते चले जाएंगे ना, और फिर राइट से भी सोचेंगे। पहले हम क्या करते हैं, x का वैल्यू लेफ्ट से शुरू करते हैं और 1 की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब x टेंस टू 1 पर विचार करते हैं। तो बोलिए x का वैल्यू हम 1 है तो 0.9 अगर लेते हैं, मतलब लेफ्ट ही लेना है, 1 के लेफ्ट लेना है, फिर राइट पर भी हम बाद में विचार करेंगे, फिलहाल लेफ्ट पर विचार करते हैं। फिर x का वैल्यू हम मतलब क्या, अभी मान लेते हैं कि 0.9 आपका यहाँ आया, 0.9 यहाँ आया, फिर आगे बढ़ाएंगे 0.99 ना, ये वैल्यू हो गया 0.99।
फिर x का वैल्यू और बढ़ाते जाइए और आगे निकट ले जाइए, तो 0.999 कर लीजिए। मतलब जितना 9 बढ़ाते जाइएगा वो 1 के नज़दीक जाते जाएगा ना, लेफ्ट से की तरफ जाएगा। कहेगा सर और निकट ले जाइए, x का वैल्यू हम 0.9999 ले लेते हैं। कहेंगे ले लीजिए, जितना आपको निकट जाना चाहिए, टेंस टू का ही तो मीनिंग लेना है। यानी x टेंस टू का क्या मीनिंग होता है कि x का वैल्यू 1 की तरफ ले जाना है, 1 के काफी निकट ले जाना है। कहेंगे ठीक है, बिल्कुल ले जाइए आप। तो क्या कीजिए, x का वैल्यू ये आ गया। तो चलिए हम सब स्थिति में fx का वैल्यू निकालेंगे। तो इस स्थिति में fx का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहिएगा सर x के जगह पर ये डाल दीजिएगा, तो ये आपका आ गया फाइनली कितना 0.9 और +1 है ना। तो फाइनली आपको आ गया सर कितना, आपको 1.9 आ गया ना। मतलब जैसे जैसे हम, गौर से देखिएगा, अभी हम ले रहे हैं x बराबर 1 पे लिए, ये आपका 1 पॉइंट है। तो इस पर क्या देखें, जब 0.9 लिए तो ये आपका था 0.99, इसके निकट का हम वैल्यू काफी लेते जा रहा है। तो fx का वैल्यू कहाँ आ रहा है? चलिए fx का वैल्यू हम मान लेते हैं, fx नीचे ड्रॉ कर लेते हैं क्या। चलिए ये आपका fx है, ये आपका क्या है fx है। तो चलिए ये आया 1.9 मान लेते हैं कि दो के निकट, मतलब चलिए इसको हम 2 मान लेते हैं, fx बराबर अभी ये 0.2, तो 1.9 यहाँ आया ना। ये क्या है आपका 1.9 है। चलिए अब 0x बराबर और निकट वाला वैल्यू 1 पॉइंट ले लेते हैं, तो 0.99। तो fx का वैल्यू आपको क्या मिल गया 0.99 और +1 मतलब 1.99। तो ये 1.9 था, 99 है, मतलब और आगे बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। यानी जैसे जैसे हम x को 1 की तरफ ले जा रहे हैं, fx भी आगे या 2 की तरफ बढ़ रहा है ना। चलिए इस केस में देख लीजिए, fx का वैल्यू अगर 0.999 डालते हैं अब +1, तो आपका वैल्यू आ गया 1.999। मतलब इससे और 3 गो 9 तो और आगे बढ़ गया। इस तरह से 4 गो 9 डालेंगे तो fx का वैल्यू क्या आ गया 0.1 2 3, यानी 4 टाइम्स 9 और +1 यानी 1.49 है ना। मतलब और निकट चला गया ना। तो देखिए यहाँ से इस डाटा से आपको क्लियर कंसेप्ट मिल गया होगा कि x का वैल्यू जो जो हम 1 के निकट ले जा रहे हैं, fx का वैल्यू किसके निकट जा रहा है 2 के। ये वाला पॉइंट आपका 2 है, तो fx का वैल्यू किस पॉइंट के निकट जा रहा है 2 के निकट जा रहा है। क्या कंसेप्ट मिल गया ना। आप क्या देख रहे हैं, फिर से गौर से सुन लीजिए कि x का वैल्यू जैसे जैसे हम 1 की तरफ ले जा रहे हैं, fx का वैल्यू क्या किधर की ओर जा रहा है, वो भी धीरे धीरे 2 की तरफ बढ़ रहा है ना। मतलब x टेंड कर रहा है 1 को, तो fx टेंड कर रहा है 2 से। तो यहाँ पे क्लियरली हमें क्या मिल गई कि जब x टेंड कर रहा है 1 को, तो fx टेंड कर रहा है 2 को। कर रहा है ना। कब, ये तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ देखा। चलिए अब ठीक उसी तरह से हम अब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। चलिए राइट में हम ले लेते हैं 2.1 है, और x का वैल्यू क्या करते हैं हम राइट से लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं, सॉरी 1 है ना, तो 1 पॉइंट हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 1.1 ले लेते हैं। तो fx कितना आ जाएगा, x के जगह पर 1.1 डालिए तो 1.1 और +1 मतलब 1 का 1 2.1, मतलब मान लीजिए 2 पॉइंट लिया, ठीक है। यानी x का वैल्यू जब हम 1.1 लिया तो fx का वैल्यू 2.1 आया ना। चलिए ठीक उसी तरह से fx का वैल्यू 1.01 लीजिए। fx का वैल्यू क्या लेना है 1.01, तो डाल दीजिए इसमें, तो 1.01 +1 मतलब 2.01। मतलब इसमें जैसे जैसे जीरो हम पीछे लगाते आएंगे वो वैल्यू घटते आएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ 2.1 था, पहले 0 लगा दिया मतलब इससे भी पहले आ गया, मतलब ये पॉइंट हो गया।
मतलब राइट साइड से शुरू कर रहे हैं और घटा के ला रहे हैं एक की तरफ। तो ठीक उसी तरह से ये भी देखिए, एक आया था यहाँ, एक से पहले 0 आ गया, मतलब ये भी आपका घट गया ना। तो क्या देखे, जब इसका 1.1 लिए तो इसका वैल्यू 2.1 आया, जब इससे थोड़ा सा वैल्यू घटा है तो fx का भी वैल्यू इससे थोड़ा सा घट गया। ठीक उसी तरह से अगर हम 1.001 लेते और घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1.001 + 1 यानी 2.001। मतलब x का वैल्यू थोड़ा सा और घटा तो y का वैल्यू और fx का वैल्यू और थोड़ा सा घट गया ना। इस तरह से अगर हम 1.001 करते हैं तो आपका 1.001 + 1 यानी 2.001 आ गया। मतलब x का वैल्यू और निकट ले आया 1 के, तो यहाँ ये और घट के आ गया, यहाँ 2 के निकट आ रहा है ना। तो यहाँ भी इस केस में भी क्या देख रहे हैं, आपको जो पीछे हम टेंस टू का मीनिंग समझा रहे हैं, देखिए यहाँ एग्जाम्पल के साथ भी आपको क्लियर हो रहा है ना। तो क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू अब राइट साइड से जो जो एक की तरफ ला रहे हैं, fx का वैल्यू राइट साइड से वैसे वैसे ही 2 की तरफ आ रहा है ना। मतलब इस केस में भी जब x टेंड कर रहा है 1 को राइट साइड से, तो fx टेंड कर रहा है 2 को ना। तो दोनों ही केस में हमें क्या मिल गया कि जब x टेंड्स टू 1, फाइनली हमें क्या मिल गया, जब x टेंड्स टू 1 तो fx टेंड्स टू 2। जब x टेंड कर रहा है 1 को तब fx टेंड कर रहा है किसको, टेंड्स टू। इक्वल नहीं आया है, टेंड्स टू कर रहा है, क्योंकि तो 1 पर परिभाषित ही नहीं था ना। तो क्या देखे, और fx आपका क्वेश्चन क्या था कि a था ना, अर्थात जब ये था तो यहाँ fx का वैल्यू था आपका x² - 1/x-1, यानी ये टेंड कर रहा है 2 को। क्या देखे, जब x टेंड कर रहा है 1 का, तब fx किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है ना। तो क्या निष्कर्ष पर मिले कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू 1 की तरफ ले जा रहे हैं, fx का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है ना। तो इसी को हम लोग लिमिट के भाषा में कैसे करते हैं, सो देखिए। तो कहते हैं हम कि जब x टेंड्स टू 1 होता है तब इस fx का लिमिट एट x टेंड्स टू 1 2 हो गया। क्या हो गया, इसको संकेत में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट किसका, fx का, मतलब fx आपका जो क्वेश्चन था क्या, x² - 1/x-1 कितना पर, x टेंड्स टू 1 पर। x टेंड्स टू 1 पर इसका मीनिंग तो है नहीं, लेकिन जब ये टेंड कर रहा है 1 को तो ये पूरा का वैल्यू टेंड कर रहा है किस पर, 2 पर। तो इसी के भाषा में हम क्या कहें कि जब लिमिट x टेंड्स टू 1 हो तो x² - 1/x-1 का जो लिमिट है वो कितना आ जाता है, 2 आता है। उम्मीद करते होंगे आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको शॉर्ट में हम परिभाषा की तरह देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि जब x टेंड्स टू a हो, मतलब एक पॉइंट है a, x जो है a की तरफ अवसर, वहाँ तो उदाहरण था, हम यहाँ जनरल लेके चलेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, जो x पॉइंट जो है तो किसकी ओर टेंड कर रहा है, a की तरफ टेंड कर रहा है। तब fx जिसकी तरफ टेंड करेगा, मान लेते हैं l की तरफ, यहाँ तो क्वेश्चन है ना जो एग्जैक्ट पता चलेगा। मान लिया कि fx टेंड कर रहा है l की तरफ, क्या बोले, जब x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू l हो जाए, मतलब ये कोई वैल्यू रहेगा पॉइंट, तो जब x a की तरफ, ध्यान दें ये जो x टेंड्स टू a है, इसका मतलब है जो a पर fx जो है सो वो नॉट डिफाइंड था ना पिछले एग्जाम्पल के अनुसार। ऐसे हो भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो fx टेंड्स टू कर रहा हो अगर l की तरफ, तब हम लोग क्या कहते हैं कि x यानी fx का जो लिमिट है कितना पर, x टेंड्स टू a पर, वह कितना आ गया है, l आ गया है। गौर से समझिएगा कि लिमिट fx का लिमिट x टेंड्स टू a पर क्या होता है, तो इसका आंसर सुनिए ध्यान से कि जब x का वैल्यू a की तरफ टेंड करेगा तो fx जिस पॉइंट की ओर टेंड करेगा वही उसका लिमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ fx किस पॉइंट की ओर टेंड किया था, l की तरफ, हमने मान लिया है, क्वेश्चन में जैसा रहे वैसा आएगा।
तो एफ एक्स टेंड कर रहा है किसकी तरफ, एल की तरफ, यानी एफ एक्स का जो लिमिट है वह एल आ गया कितना पर, जब एक्स टेंड कर रहा हो ए की तरफ तब। तो उम्मीद करते हैं आपको लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, हम बहुत सारा पॉइंट को इसी तरह से दर्शाएंगे। अब कुछ चाहे तो आप एग्जाम्पल भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कराएंगे, ठीक है ना। और लिमिट का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, और इसको बढ़िया से एक बार आप लोग फिर से कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से अब एग्जाम्पल के साथ इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा ना, बस थोड़ा सा तो इसका मीनिंग समझना था और विशेष कुछ नहीं, लिमिट तो कुछ भी नहीं होता है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको आई होप कि अच्छा ही लगा होगा तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि हमें इम्प्रेशन मिले कि हाँ हमने जो पढ़ाया उसे बहुत सारे को अच्छी तरह से समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमें इम्प्रेशन मिलती है और उससे हम बहुत अच्छे तरफ से आपका कंसेप्ट क्लियर करा पाएंगे, ठीक है ना। और हमें क्या हिम्मत मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा जो है उन सबों को भी मिलता रहे। मेरा टारगेट ही है कि आप सबों को, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा लेने में असमर्थ होते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ इस तरह का जो 10 तक तो कैसे कैसे पढ़ भी लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब शिक्षा उपलब्ध भी नहीं हो पाती है, तो उन तक मेरा ये पहुंचाने का उद्देश्य है। तो आप क्या करें, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिसके पास पढ़ने का कोई उपलब्ध नहीं है तो उसको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है चैनल। और अगर आप न्यू है, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।